नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। वैश्विक गांव में बदल चुकी दुनिया की खबरों से हम अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि दूरियां सिमट गई हैं। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम से हम खुद को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि उनका असर देश और समाज पर पड़ता है। लिहाजा अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की दुनिया की वो सभी अहम खबरें जिनका है आपसे सरोकार। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की, और झांकी होगी फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। पेरिस के गुनहगारों पर कसा शिकंजा, हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद हुआ ढेर। रूस और फ्रांस ने आईएस के ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। आईएस से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पारित किया प्रस्ताव। आतंक से निपटने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए सदस्य देश अधिकृत। माली में भी छाया आतंक का साया। अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह ने एक होटल में लोगों को बनाया बंधक। 27 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। आसियान और एपेक सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ दिखी एकजुटता। आसियान में गरमाया दक्षिण चीन सागर का मामला। एपेक में बशर अल असद के मुद्दे पर रूस और अमेरिका आमने सामने। पेरिस की सड़कों पर दिखा संवेदना का ज्वार। श्रद्धांजलि सभा में एक युवक ने मजबूत की भरोसे की डोर। पेरिस हमले के बाद वैश्विक आतंकवाद से निपटने में तेजी देखने को मिल रही है। फ्रांस आईएस के ठिकानों को जमींदोज करने में जी जान से जुटा हुआ है। महज 5 दिन के अंदर ही पेरिस हमले का मुख्य गुनहगार अब्दुल हमीद अबाउद को ढेर कर दिया गया। फिलहाल दबिश, धरपकड़, छापेमारी का सिलसिला जारी है और फ्रांसीसी विमान आईएस के गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर पर बेतहाशा बम बरसा रहे हैं। पेरिस को रुलाने वालों से बेरहमी से बदला लिया जाएगा। दर्द से करा रही फ्रांस के आवाम को यही भरोसा दिया था राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने। फिर क्या था, पेरिस से लेकर बेल्जियम तक और फ्रांस से लेकर सीरिया तक गुनहगारों को खोज निकालने के लिए अभियान शुरू हुआ। सुरक्षा बल जहां एक और यूरोप के कई हिस्सों में दबिश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सीरिया में आईएस के ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं। दबिश, धरपकड़, छापेमारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि महज 5 दिन के अंदर ही पेरिस का मुख्य गुनहगार अब्दुल हमीद अबाउद मारा गया, जिसकी पुष्टि बाद में प्रशासन ने की। बुधवार तड़के पुलिस ने पेरिस के सेंट डेनिस में एक इमारत को घेर लिया। इमारत की लिफ्ट में कुछ संदिग्धों के होने का शक था। ऑपरेशन के दौरान कई धमाके और गोलीबारी हुई। मृतकों में से एक संदिग्ध महिला भी थी, जिसने खुद को आत्मघाती बेल्ट में विस्फोट कर उड़ा लिया। मौके से 7 लोग गिरफ्तार किए गए। आईएस की कमर तोड़ने में लगे फ्रांस को लगता है खतरा अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने संसद को बताया कि आतंकी रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करने की फिराक में हैं और कभी भी निशाना बना सकते हैं। हमले के बाद देश पर लगाए गए आपातकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्रांस पर आतंकियों की तरफ से रासायनिक और जैविक हथियारों के हमले का खतरा है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी सलेह अब्दुल सलाम का सुराग ढूंढने की पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। सालेह के बारे में कहा जा रहा है कि उसने बेल्जियम से गाड़ी किराए पर ली थी, जो घटनास्थल के पास देखी गई। हमले के 6 घंटे बाद पुलिस ने उसे रोका था, लेकिन दस्तावेज देखने के बाद जाने दिया। इसका एक भाई इब्राहिम भी हमले में मारा गया है। उधर फ्रांस आईएस के ठिकानों को जमींदोज करने में जी जान से जुट गया है। उसके लड़ाकू विमान आईएस के गढ़ माने जाने वाले शहर रक्का पर बेतहाशा बम बरसा रहे हैं, जिसमें दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सीरिया से आईएस को खदेड़ भगाने में लगा रूस कह रहा है कि अगर पश्चिमी देश इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन चाहते हैं, तो उन्हें असद के निष्कासन की मांग छोड़नी होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि बशर अल असद के सत्ता में रहते सीरिया संकट का हल निकालना संभव नहीं है।
бесперспективность той линии. अगर आप सचमुच आईएस के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा चाहते हैं तो आपको असद को हटाने की मांग छोड़नी होगी। Да, все проблемы решатся. Bottom line is, I do not मैं सीरिया में शांति की उस वक्त तक उम्मीद नहीं देखता जब तक असद सत्ता में है। remains in power. इसमें शक नहीं है कि आईएस रूस और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है, लेकिन असद को लेकर दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। तो सवाल उठता है कि क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई को भी अपने अपने चश्मे से ही देखा जाएगा? पेरिस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर हमलों के लिए फ्रांस द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित कर दिया। इसमें सभी देशों को आईएस और अन्य आतंकी समूहों से निपटने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव में सभी देशों से आतंकी समूहों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने की अपील की गई है। प्रस्ताव में इस्लामिक स्टेट को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। आईएसआईएस के हमलों की दोहरी मार देखने को मिल रही है। हमले में निर्दोष लोग तो लहूलुहान हो ही रहे हैं, साथ ही आईएस की मार से सीरिया छोड़कर भाग रहे शरणार्थी भी अब शक की नजर से देखे जा रहे हैं। शरणार्थियों को शरण देने के मुद्दे पर अलग अलग देशों में अलग अलग राय है, लिहाजा पेरिस हमले के बाद अब शरणार्थियों के लिए मुश्किलें और पैदा हो रही हैं। शरणार्थियों को लेकर यूरोप के कई देश पहले से ही नाक भौं सिकोड़ रहे थे और पेरिस में हमलों के घटनास्थल से एक मिले सीरियाई पासपोर्ट ने इन देशों के रुख को नया हथियार दे दिया। माना जा रहा है कि हमलावरों में से कम एक हमलावर ऐसा हो सकता है जो 69 शरणार्थियों के दल के साथ लेरोस द्वीप को पार करके आया था। इस घटना के बाद ग्रीस ने लेरोस द्वीप पर निगरानी बढ़ा दी है। पोलैंड ने शरणार्थियों पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा है कि उन्हें तभी स्वीकार किया जाएगा जब उनके पास सुरक्षा की गारंटी होगी। शरणार्थियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना के तहत पोलैंड को 4,500 शरणार्थियों को स्थानांतरित करना था, जिस पर अब लगता है कि संदेह के बादल घिर गए हैं। पोलैंड के एक मंत्री ने इसे यूरोप की भूल माना है। सर्बिया का कहना है कि अगर इन शरणार्थियों के साथ हमले का कोई संबंध निकलता है तो शरणार्थी संकट एक नया आयाम लेगा। पेरिस हमलों के बाद स्वीडन ने तो फिलहाल शरणार्थियों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी है। यूरोपीय संघ के रवैये से नाराज चल रहे स्लोवेनिया और हंगरी ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। शरणार्थियों के साथ आतंकियों के किसी भी तरह के संबंध के सबूत अगर सामने आते हैं तो एंगेला मर्केल के लिए आगे की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उन पर जर्मनी की सीमा को सील करने का दबाव पहले से ही था। अब पेरिस हमलों के बाद विरोधी और मुखर हो जाएंगे। यूरोप के अलावा अमेरिका और कनाडा में भी शरणार्थी समस्या को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। कनाडा के राष्ट्रपति ने पहले 5,000 शरणार्थियों को पनाह देने की बात कही थी, लेकिन पेरिस हमलों के बाद उनका भी सुर थोड़ा बदल गया है। बदलाव का कारण देश में कराया गया एक सर्वे है, जिसमें 45,000 लोग शरणार्थियों के हक में थे, जबकि 75,000 विरोध में। उधर अमेरिका में भी शरणार्थियों का विरोध शुरू हो गया है। करीब 23 राज्यों के गवर्नरों ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। हमले ने पश्चिमी देशों की असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है। दुनिया ने आतंक के कई रूप देखे हैं, लेकिन अब तक का आतंक का सबसे घिनौना चेहरा साबित हुआ है आईएसआईएस। एक दौर में सबसे खतरनाक संगठन रहे अलकायदा की कोख से ही इसका जन्म हुआ, लेकिन अब इसने अलकायदा के काले कारनामों को भी पीछे छोड़ दिया है। चंद साल में ही इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि आईएसआईएस ने न केवल समानांतर सरकार बना ली है, बल्कि ब्रिटेन जैसे देश के क्षेत्रफल से अधिक धरती के हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। निहत्थे मासूमों पर टूट पड़ना, हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना देना, शहर दर शहर को खून से लथपथ कर देना, आतंक का ऐसा नंगा नाच नाचना जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। यही पहचान है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट ISIL यानी ISIS की। इसे दैश के नाम से भी जाना जाता है। आतंक के सौदागरों के इस समूह का गठन औपचारिक रूप से 2013 में हुआ, लेकिन बुनियाद 2004 में ही पड़ चुकी थी, जब इराक में इस्लामी राज्य कायम करने के मकसद से अलकायदा के अबू मुसअब जरकावी ने अल जिहाद नामक संगठन स्थापित किया। संगठन ने बहुत तेजी से इराकी युवाओं में पैठ बनाई और देश का सबसे शक्तिशाली छापामार गुट बन गया।
2006 में अलग अलग नाम से लड़ रहे विभिन्न संगठन एक बैनर तले आ गए और इस संगठन का नाम दौलतुल इस्लामिया फिल इराक रखा, यानी इराक में इस्लामी सरकार। अबू उमर अल बगदादी इसका मुखिया बना, लेकिन 2010 में उमर एक अमेरिकी हमले में मारा गया और मुजाहिदीन परिषद ने अबू बकर अल बगदादी को नया मुखिया चुन लिया। बगदादी ने कमान संभालते ही इराक में ताबड़तोड़ हमले किए और दायरा बढ़ाने का काम किया। बगदादी ने सीरिया में असद के खिलाफ लड़ रहे नुसरा फ्रंट के लड़ाकों से गठजोड़ कर लिया और नुसरा फ्रंट के विलय का ऐलान करते हुए दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया दे दिया। बगदादी ने सीरिया में असद के खिलाफ लड़ रहे नुसरा फ्रंट के लड़ाकों से गठजोड़ कर लिया और नुसरा फ्रंट के विलय का ऐलान करते हुए दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया का गठन किया। लेकिन नुसरा फ्रंट ने इसे तुरंत खारिज किया, लेकिन तब तक बगदादी अपना काम कर चुका था। आईएस ने देखते ही देखते सीरिया और बगदाद के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां कच्चे तेल के रूप में अकूत संपत्ति मौजूद है। फिर क्या था, तेल के जरिए आतंक का नंगा खेल भी परवान चढ़ने लगा। आईएस कच्चे तेल को तुर्की में बेचकर हर दिन तेल से करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई करता है। इसके अलावा जबरन वसूली, फिरौती और बैंक डकैती भी आईएस के धनोपार्जन का मुख्य स्रोत है। आईएस के सीरिया में 20,000 और इराक में 32,000 लड़ाके मौजूद होने की बात की जा रही है। जाहिर है इतने अमीर संगठन के लिए हथियार हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यह खतरनाक संगठन रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों समेत कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जो सीरिया और इराक की सेना से छीने गए हैं। पेरिस हमलों का दर्द और गर्द अभी छटा भी नहीं था कि अफ्रीकी देश माली को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया और एक होटल में निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए सीरियल आतंकी हमलों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आतंकी हमलों की खबर आई माली से। शुक्रवार को राजधानी बमाको में हथियारबंद हमलावरों ने एक 5 सितारा होटल पर अपना कहर बरपाया। हमलावरों ने होटल रेडिसन ब्लू पर धावा बोलते हुए करीब 170 लोगों को बंधक बना लिया। सैन्य कार्रवाई के दौरान जहां दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया गया, वहीं बंधक संकट से निपटने में कम से कम 27 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बुधवार को आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 49 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। योला के एक व्यस्त बाजार में हुए आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। इसके बाद उत्तरी शहर कानो में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। आईएस, अलकायदा और बोको हरम के आतंक से जहां दुनिया आए दिन लहूलुहान हो रही है, वहीं अब पूरी दुनिया इनके खिलाफ एकजुट भी हो रही है। रूस ने आईएस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जो दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। रूस ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी को और तेज कर दिया है। रूस ने लगातार चौथे दिन सीरिया में क्रूज मिसाइलें भी दागी। लंबी दूरी की ये मिसाइलें कैस्पियन सागर में डेरा डाले युद्धपोतों से दागी गई। खबरों के मुताबिक कुछ मिसाइलें सामरिक रूप से अहम दीर अल जूर पर भी गिरी। आईएस के कब्जे वाले पूर्वी सीरिया का ये शहर स्वघोषित राजधानी रक्का और इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इराकी क्षेत्र के बीच में स्थित है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 4 दिनों की बमबारी में 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागे जाने और इस्लामिक स्टेट के 800 से अधिक ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। पेरिस और माली आतंकवादी घटनाओं के साए में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जब आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के शीर्ष नेता मिले, तो आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पेरिस और माली हमले की निंदा एक सुर में हुई, तो साथ ही साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर का मामला भी प्रमुखता से उठा। आसियान देश यूरोपीय संघ की तर्ज पर एक साझा आर्थिक क्षेत्र यानी AEC बनाने पर भी सहमत हुए। पेरिस और माली में हुए आतंकी हमले की गूंज आसियान शिखर सम्मेलन में भी सुनाई दी। सम्मेलन में आसियान देशों का जोर एक बार फिर आतंकवाद को खत्म करने पर रहा।
दोनों देशों में हुए हाल के आतंकी हमलों की सभी देशों ने एक स्वर में निंदा की। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई जारी रखने का अपना संकल्प दोहराया। इस मौके पर सभी नेताओं ने एक स्वर में सभी देशों से अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद के लिए साथ आने की अपील करते हुए सामरिक समन्वय बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। हालांकि बैठक में दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्रीय और समुद्री विवादों का मुद्दा भी छाया रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विभिन्न देशों से मानव निर्मित द्वीप और नहीं बनाने की अपील की। चीन को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि विवादों में घिरे दक्षिण चीन सागर में अपनी दावेदारी प्रबल करने के लिए देश से सेना और न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दक्षिण चीन सागर के विवादास्पद क्षेत्र के दावेदारों को अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। इस बीच चीन दक्षिण चीन सागर में जापान के हस्तक्षेप को लेकर सतर्क हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने ये टिप्पणी जापान के प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछे एक सवाल के जवाब में की। खबरों के मुताबिक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी अभियान में अपने सुरक्षा बलों को भेजने पर विचार करेगा। हालांकि चीन अब भी यही कह रहा है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ही दक्षिण चीन सागर में विभिन्न देशों के नौवहन की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। दरअसल चीन पिछले कुछ समय से दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता रहा है, जबकि ताइवान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। समावेशी अर्थव्यवस्था से बेहतर दुनिया के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हुआ 23वां एपेक शिखर सम्मेलन मनीला में संपन्न हो गया। सम्मेलन में पेरिस हमलों की गूंज थी, लिहाजा आतंकवाद पर चर्चा होना लाजमी था। फिलहाल अंतर्विरोधों और परस्पर असहमति के बावजूद सदस्य देशों की आवाज आतंकवाद के मसले पर पहले के मुकाबले ज्यादा तेज दिखी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन मनीला में संपन्न हुआ। सम्मेलन का थीम था समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण, बेहतर दुनिया का निर्माण। बैठक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एजेंडे को आगे बढ़ाना, क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना, मानव पूंजी विकास में निवेश करना और वैश्विक बाजार में सहभागिता को बढ़ावा देना जारी रखने पर मुख्य जोर दिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया प्रशांत के मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रोत्साहन पर जोर दिया। एशिया पैसिफिक देश अपने बीच सप्लाई चेन, इंडस्ट्री चेन और वैल्यू चेन को बेहतर करें। साथ ही इलाके में अच्छे आर्थिक संबंधों के लिए मिलजुल कर काम करें। पेरिस हमले के तुरंत बाद हो रही इस बैठक में भी आतंकवाद का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमें आईएस को खत्म करना होगा। उन्होंने रूस पर हमला बोलते हुए कहा कि सीरिया में उनकी लड़ाई आईएस से कम असद को बचाने की ज्यादा है। From the start, I've also welcomed Moscow going after ISIL. मैं शुरू से ही आईएस के खिलाफ मॉस्को की कार्रवाई का स्वागत कर रहा हूं, लेकिन वो असद को बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। More focused on propping up Mr. Assad. उम्मीद के मुताबिक बैठक में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी जोरदार चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सागर में स्वतंत्र नौवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत की। इस मौके पर फिलीपींस की राष्ट्रपति ने ओबामा का समर्थन किया। मैं इस अवसर पर फिलीपींस के पक्ष को जोर देकर रखना चाहता हूं कि दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो। जाहिर है इसका जवाब तीखा ही आना था और हुआ भी वैसा ही। चीन ने कहा कि दूसरे देशों की संप्रभुता और हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक अमेरिका के रक्षा सहयोग की बात है, उन्हें तीसरे समूह को निशाना नहीं बनाना चाहिए और न ही दूसरे देशों की संप्रभुता और उनके रक्षा हितों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। बहरहाल कुछ तकरार और सहमतियों के बाद ये सम्मेलन खत्म हो गया। बैठक को मनीला की दक्षिणपंथी दल का विरोध भी झेलना पड़ा। एपेक दरअसल एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी ताकि सदस्य देशों के बीच बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए जा सकें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम एपेक में शामिल हैं। उत्तरी म्यांमार में पन्ने के एक खदान के पास भूस्खलन होने से कम 90 लोगों की मौत हो गई।
ज्यादातर लोगों की मौत कचरे के पहाड़ में दबने से हुई, जो खनन कंपनियों ने पन्ना निकालने के बाद जमीन खोदकर बनाया था। काचिन प्रांत में स्थित इस जगह पर बहुत से लोग इस उम्मीद में झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे कि पन्ना मिलने से उनकी तकदीर बदल जाएगी। बांग्लादेश में 2 विपक्षी नेताओं को फांसी दे दी गई है। जमाते इस्लामी के महासचिव अली हसन मोहम्मद मुजाहिद और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता सलाउद्दीन कादिर चौधरी पर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई आज़ादी की लड़ाई के दौरान युद्ध अपराध के आरोप थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने इनकी दया याचिका ठुकरा दी थी। अदालत ने दोनों को नरसंहार और बलात्कार का दोषी करार दिया था। पाकिस्तान के पेशावर स्कूल हमले के गुनहगारों को जल्द ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राष्ट्रपति को स्कूल हमले में दोषी करार दिए गए 4 आतंकवादियों की दया याचिका ठुकराने की सलाह दी है। इन आतंकवादियों को इस साल अगस्त में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पिछले साल दिसंबर में तालिबानी आतंकवादियों ने पेशावर में सेना के एक परिसर में स्थित एक स्कूल पर हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय झंडे का रूप कैसा हो, इसके लिए एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड में नए राष्ट्र ध्वज की डिजाइन के चयन के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है, जिसके लिए लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रध्वज की 5 डिजाइनें चुनी गई हैं। न्यूजीलैंड के नागरिकों को इन्हीं डिजाइन में से एक को चुनना है। मतदान पत्र लोगों को ईमेल के जरिए भेजा गया है और लोग डाक के जरिए इन्हें वापस भेजेंगे। मतदान का अगला चरण मार्च 2016 में होगा और उसके बाद इन 5 में से सर्वाधिक मत पाने वाले झंडे का मुकाबला राष्ट्र के मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज से होगा। प्रथम चरण का मतदान 11 दिसंबर को समाप्त होगा। न्यूजीलैंड अगर देश के लिए नया झंडा चुनने के लिए जनमत संग्रह करा रहा है, तो वहीं अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी जनमत की नब्ज टटोलने का काम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया है कि वो देश को आतंकवाद से बचाने के लिए अमेरिका में मुस्लिमों के डेटाबेस की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और इसे निश्चित तौर पर लागू भी करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सी चीज़ों पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं, जिनमें मस्जिदें भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए मुस्लिमों पर निगरानी जरूरी है। डेमोक्रेट ने ट्रंप के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा सिर्फ आक्रामक ही नहीं बल्कि गैर अमेरिकी, अहितकारी और खतरनाक है। लुइसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ से हट गए हैं। बॉबी जिंदल अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की दौड़ में पहले भारतवंशी थे। महज 44 साल के जिंदल ने कहा कि हमने देश के विस्तार से नीतिगत दस्तावेज तैयार किए, अप्रत्याशित चुनाव के माहौल में अपनी बात रखी, लेकिन लगता है कि इसमें लोगों की ज़्यादा रुचि नहीं है। जिंदल 2016 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से बाहर होने वाले तीसरे रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। पेरिस हमले का गुबार अभी छटा भी नहीं था कि मैं मुसलमान हूं और कहा जाता है कि मैं भी आतंकवादी हूं। अपने हाथ में एक तख्ती लिए, आंखों पर पट्टी बांधे एक नौजवान पेरिस हमले की श्रद्धांजलि सभा में पहुंच जाता है। दूसरे हाथ में उसके था कि अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर मुझे गले लगाइए। फिर क्या हुआ? हुआ वही जो होना चाहिए था। पेरिस लहूलुहान था, हर तरफ मातम पसरा था, आतंकियों के दिए जख्मों से रिस रहा खून पेरिस के माहौल में बेचैनी, झुंझलाहट और गुस्से में इजाफा कर रहा था। मजहब के नाम पर दहशत फैलाने वालों ने समाज को बांटने की पूरी कोशिश की। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सामाजिक ताने बाने में घुटन महसूस की जाने लगी और इस घुटन को पेरिस का एक मुस्लिम नौजवान भी शिद्दत से महसूस कर रहा था। खौफ, गम और मातम के इस माहौल में विश्वास बहाली का परचम लिए ये नौजवान आंखों पर पट्टी बांधे पेरिस की सड़कों पर निकल पड़ा और जा पहुंचा उस जगह जहां लोगों का हुजूम पेरिस के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था। नौजवान 2 तख्ती भी अपने साथ लाया था। एक पर लिखा था मैं मुसलमान हूँ और कहा जाता है कि मैं आतंकवादी भी हूँ, जबकि दूसरी तख्ती पर लिखा था
मुझे आप पर भरोसा है। क्या आपको मुझ पर भी है? अगर है तो मुझे गले लगाइए। तख्ती पर लिखी इस इबारत को पढ़कर बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी बाहें खोल दी। कई ऐसे लोग भी थे जो इस जज्बाती मंजर को देखकर अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। लोगों के गले लगाते ही नौजवान ने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी और लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस दिन हमले हुए थे उस दिन मेरा जन्मदिन था, लेकिन पेरिस पर टूटे दरिंदगी के कहर ने मेरी खुशियों को काफूर कर दिया। बहरहाल भीड़ ने उस नौजवान के जज्बात की कद्र की और कई आंखों से छलके आंसुओं के मोती ये गवाही दे रहे थे कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। भले ही कुछ कट्टरपंथी ताकतों द्वारा सामाजिक ताने बाने को तहस नहस किए जाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन बरसों से एक दूसरे के सुख और दुख की साझी विरासत को कैसे खत्म किया जा सकता है? ऐसे हमले कुछ लम्हों या दिनों के लिए माहौल में तनाव भले ही पैदा कर दें, लेकिन इंसानी भावनाओं, हौसलों और इरादों को कभी डिगा नहीं सकते। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं पेरिस हमले के बाद विश्व की एकजुटता की झलक के साथ। फ्रांस से एकजुटता दिखाने के लिए दुनिया की अनेक मशहूर इमारतें फ्रांस के झंडे के रंग में रंगी दिखी। आप लीजिए इन नज़ारों का लुत्फ और इंसानियत के रंग को और गाढ़ा करने में रहिए शरीक। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।